Hello students, welcome to our channel. Today we are here to discuss about domestic violence. This is an act which can come in your CLAT exam. As you all know, if you have given many mocks, then there were passages which dealt with domestic violence act. Okay, so today in this video, I'll cover the basic elements of the act so that whenever you read any of the passage, you get a clear idea about what it is. Okay, so let's start. What is the meaning of violence? Violence in general sense means something which is against the society, anti-society behavior. ठीक है, तो वो जो violence है वो ही domestic violence, domestic when there is a domestic relation, उस रिलेशन में अगर कोई ऐसा वायलेंस हो रहा है उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस. क्या वो वायलेंस सिर्फ फिजिकल होता है? द आंसर इज नो. ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस डिफाइन करा हुआ है एंड उसमें हमने स्पेसिफिकली लिखा है इमोशनल अब्यूज हो, मेंटल अब्यूज हो, फिजिकल अब्यूज हो, सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली भी अगर इफ अ गर्ल इज बीइंग हरास्ड और हार्म्ड वो सब हमने डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में कवर किया है. तो फर्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड इज कि डोमेस्टिक वायलेंस डज नॉट ओनली मीन्स फिजिकल वायलेंस. यहाँ पे मेंटल टॉर्चर, साइकोलॉजिकल हार्म, एवरी काइंड ऑफ हार्म इज इंक्लूडेड. ओके, फिर यहाँ पे मैं लेके आई हूँ जो एक्ट है, पूरा जो नेम है एक्ट का, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. 2005 में हम एक्ट लेके आए. क्या उसके पहले डोमेस्टिक वायलेंस हमारे यहाँ नहीं होते थे? द आंसर इज ऑब्वियसली नो. होते ही थे ना, चले आ रहे थे. इवन पहले तो सोसाइटी वॉज वेरी मच कंजर्वेटिव, तो जो कंजर्वेटिव सोसाइटी थी वहाँ पे ज़्यादा ये सब चीज़ें आ रही थी, बट लाइमलाइट में कम आ रही थी, और अगर आ भी रही थी तो वी डिड नॉट हैव एनी ऑफ द लॉ टू डील विद दैट. ऑल्दो इन 1993 हमने सीडॉ कन्वेंशन साइन किया था. कन्वेंशंस क्या होते हैं? इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है जिसको हम अग्री करते हैं. एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कन्वेंशन साइन करती है, अग्री करती है कि इन फ्यूचर हम इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए अपने लॉज को मोल्ड करेंगे, अमेंड करेंगे, कुछ नया लेके आएंगे. इंडिया ने 1993 में रेटिफाई किया था सीडॉ कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. स्पेसिफिकली वुमेन के लिए ऑल काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस को हटाने की बात कर रहा था ये कन्वेंशन, जो इंडिया ने रेटिफाई किया था 1993 में. मतलब 1993 से हमारा ये प्लान था. इंडिया ये चाहता था कि एक स्पेसिफिकली हम लॉ लेके आए जिसमें हम वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाएं. इज इट क्लियर कि हाउ द लॉ ओरिजिनेटेड? Now here I have included some basic points. For example, आप लोग सबने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो है वो क्या बोलता है? That no citizen of India shall be discriminated on grounds of religion, sex, place of birth, caste or any of them. ये अपन सबको पता है. आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है और 15 स्पेसिफिकली बता रहा है कि कौन से ग्राउंड्स में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. ठीक है, फिर भी हमने ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया है इसमें डिस्क्रिमिनेट किया है. कैसे किया है? बिकॉज हम ये स्पेसिफिक वुमेन के लिए लेके आए हैं. तो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए क्या हम कोई लॉ ला सकते हैं? द आंसर इज येस. 15 क्लॉज 3 हमें ये बताता है, नथिंग मेंशन्ड इन आर्टिकल 15 shall prevent the state from making any special provision for women and children. मतलब हम किसी वुमेन या किसी चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस के अंडर लॉ बना सकते हैं. ओके, दिस मीन्स दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन आर एक्सेप्शन टू दिस आर्टिकल. आई नो दिस, तो ये अब आपको समझ आ गया होगा. ओके, तो कभी भी अगर कोई ऐसा एक्ट आता है और क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि क्या ये वॉयलेशन है आर्टिकल 14 का या राइट टू इक्वालिटी का, आपको 15 क्लॉज 3 दिमाग में रखना है. ओके, फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 gave a wider scope to justice of women. It included not only the husband but also the family members of the husband who abused or tortured women. ये चीज़ भी नोटिस करने वाली है कि हमारे इंडिया में सिर्फ हम हस्बैंड अगर वायलेंस कर रहा है हमने सिर्फ उसको कंडक्ट नहीं किया, उसको इंक्लूड नहीं किया है. वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड फैमिली मेम्बर्स ऑफ द हस्बैंड. ऐसा हमने क्यों किया है? बिकॉज जो पास्ट केसेस आ रहे थे तो उसमें इट वॉज मेड क्लियर कि अगर डाउरी के लिए परेशान कर रहे हैं, वायलेंस किसी भी तरीके का कर रहे हैं, तो हस्बैंड के साथ साथ एक वुमेन जो है उसके इन लॉज भी कर रहे हैं उसको परेशान. तो वाई शुड वी नॉट इंक्लूड देम एज वेल? ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे उनको भी इंक्लूड किया है. This act protects not only the married women but also those against whom violence has been done by any person residing in domestic relations. ये ध्यान रखना आप, ये पॉइंट मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है, any person residing in domestic relations.
कि स्टूडेंट्स ऑफन गेट्स कंफ्यूज्ड कि अगर कोई वुमेन है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस करने वाली कोई फीमेल हो सकती है या नहीं, इस पे क्वेश्चन मार्क आया था। कोर्ट के सामने भी जब जजमेंट्स आए थे, केसेस आ रहे थे, तो कोर्ट ने क्लैरिटी दी। क्लैरिटी क्या दी कि एक वुमेन के साथ ही हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस, और हम पनिश किसको कर सकते हैं, एनी पर्सन जो डोमेस्टिक रिलेशन में रह रहा हो। एनी पर्सन मतलब अगर सास है, ससुर है, या कोई और रिलेशन है ड्यू टू मैरिज, वो सारे आ जाएंगे। इज इट क्लियर? फिर it is not always necessary that a woman complains about the violence against her. Even any stranger or relative can also complain to help that woman. ये हमने victim की definition में भी पढ़ा था, जब I think आप लोगों ने देख लिया होगा मेरा एक और lecture जो था victimology पे, उसमें मैंने victim की definition बताई थी। तो हमने वहाँ पे victim के साथ उसके parents या near relatives को भी include किया है। इस एक्ट में वैसा ही कुछ लिखा है कि ज़रूरी नहीं है हमेशा कोई woman ही जाके complain करे कि मेरे साथ domestic violence हो रहा है। Okay, it can be complained by her parents or relatives or any of the neighbors. Okay, तो हमने उन सबको इस definition में include किया है। अच्छा, ये बताने से पहले एक और चीज़, do you have any idea कि like if a person is living in live-in relations में क्या domestic violence होता है, या क्या कोई woman claim कर सकती है under this act? ये थोड़ा सा आप रिसर्च करना एंड फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ओके, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं डिस्कस करूंगी वन बाय वन। एग्रीव्ड पर्सन, डोमेस्टिक रिलेशन, शेयर्ड हाउस होल्ड, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स एंड टेम्पररी रेजिडेंस। अगर डीवी एक्ट से कोई भी पैसे जाता है तो डेफिनेटली इनमें से कोई टर्मिनोलॉजी होगी, और जब तक ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को क्लियर नहीं होगी तब तक उसके आंसर्स नहीं आएंगे सही। ठीक है, डोमेस्टिक रिलेशन, डोमेस्टिक रिलेशन मतलब कोई एक ऐसा रिलेशन जिसको मानते हुए लोग एक ही घर में रह रहे हों। ठीक है, इतना हम अभी तक समझते थे, अब हम लीगल लैंग्वेज पढ़ते हैं इसकी। अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कभी भी, कोई ज़रूरी नहीं है अभी रह रहे हो। ठीक है, ऐसा होता है ना, पहले भी एक जॉइंट फैमिली, फिर हम सेपरेट फैमिली में रह रहे हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ दे आर लिविंग टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। अब ये शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हेन दे आर रिलेटेड बाय, अब वो किस चीज से रिलेट करते हैं, कॉन्सैंग्विनिटी। कॉन्सैंग्विनिटी मतलब होता है ब्लड रिलेशन। ओके, मैरिज और थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। ये थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज का जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, लिव इन रिलेशंस। ऐसे किसी रिलेशनशिप में रह रहे हैं जो मैरिज जैसा हो। ठीक है, मैरिज जैसा हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे, लिव इन रिलेशंस। करेक्ट। Adoption or any family members living together as a joint family. Domestic relation is clear? डोमेस्टिक रिलेशन आई होप अब आप लोगों को क्लियर है। यहाँ पे इंक्लूडेड क्या क्या है, ब्लड रिलेशंस हो गए, मैरिटल रिलेशंस हो गए, या ऐसे रिलेशन जो लाइक अ मैरिज है, कोई अडॉप्शन है, ये सारे डोमेस्टिक रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट टर्म है शेयर्ड हाउस होल्ड। ये शेयर्ड हाउस होल्ड मतलब जब वी आर शेयरिंग द कॉमन हाउस होल्ड टू लिव इन। ठीक है, अब कैसे होता है, ये जॉइंट फैमिली में भी हो सकता है। इसके ये जो डेफिनेशन है, व्हेन यू विल रीड दिस तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हमने ये भी इंक्लूड किया है कि अगर कोई टेनेंट रह रहा है हमारे साथ, ठीक है, तो क्या वो भी शेयर्ड हाउस होल्ड में आएगा या नहीं आएगा। शेयर्ड हाउस होल्ड मतलब हाउस शेयर करना, एंड ऑब्वियसली वो टेनेंट इज लिविंग विद अस, ही और शी इज अंडर द कैटेगरी ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आई थिंक एक डेफिनेशन कुछ रह गई है हमारी, हाँ, एग्रीव्ड पर्सन की रह गई है। एग्रीव्ड पर्सन में यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है एनी वुमेन, मतलब कि मैं हमेशा आपको एग्जांपल्स देती हूँ, अपनी क्लासेस में भी बताती हूँ आप लोगों को कि स्टिल वी हैव द लॉज जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन में हमने ये बोला है ओनली अ वुमेन कैन बी द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अभी तक हमने मेल पर्सन्स को डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम नहीं माना है। ठीक है, एनी वुमेन हु इज और हैज बीन in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to any act of the domestic violence by the respondent। ठीक है, हम सिर्फ वुमेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, एग्रीव्ड पर्सन पैसेज में अगर कुछ भी एग्रीव्ड पर्सन आप वर्ड पढ़ोगे और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है तो मतलब वो वुमेन की बात कर रहा है, फीमेल्स की ही बात कर रहा है। ओके, डोमेस्टिक ये हो गया, शेयर्ड हाउस होल्ड हो गया। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स मतलब होता है, इन कैमरा मतलब ऐसा नहीं है कि शूट करना।
ओके, कैमरा वर्ड पढ़ के स्टूडेंट्स ऑफन गेट कंफ्यूज, उनको लगता है शायद ऐसा है कि कुछ रिकॉर्ड हो रही है प्रोसीडिंग्स। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स मतलब चार दीवारी में हो रही है। नो पर्सन इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स अदर देन जजेस, क्लाइंट्स एंड दी एडवोकेट्स। उनके सिवा हम नॉर्मली ओपन कोर्ट नहीं रखते हैं कि जो भी चाहे आके सुन ले। रीजन बीइंग दिस इज समथिंग अ प्राइवेट मैटर बिटवीन द फैमिलीज। ओके, इसीलिए हम ओपन कोर्ट नहीं रखते हैं। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स उसे ही बोलते हैं। इफ द मजिस्ट्रेट कंसिडर्स दैट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस इज सो वारंट एंड इफ ईदर पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स सो डिजायर्स, दोनों में से किसी भी पार्टी का ऐसा विश है कि हम नहीं चाहते कि कोई बाहर वाला आए, ही मे कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट इन कैमरा। ओके, नेक्स्ट है टेम्पररी रेजिडेंस। देखो, रेजिडेंस मतलब तो रहना होता है। अब डीवी एक्ट में जो सेक्शन 27 है, जो जुरिस्डिक्शन की बात करता है, काफ़ी बड़ा सा सेक्शन है वो, यू नीड नॉट रिमेंबर इट, बट वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज्ड है टेम्पररी रेजिडेंस। जब कोई अग्रीव्ड वुमेन है, ठीक है, तो अगर उसको उसके इन लॉज ने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, वो वाला घर छोड़ के कहीं और जा रही है रहने को, तो देर आर 2-3 सिचुएशंस। या तो वो अपने पेरेंट्स के यहाँ जाएगी, एंड अगर पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो किसी रिलेटिव्स के यहाँ भी जा सकती है। रिलेटिव्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मे बी शी विल डिसाइड विद एनी ऑफ द फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर वो इंडिपेंडेंटली भी कहीं रह रही हो। तो फिर यहाँ पे इसीलिए हमने ये इंक्लूड किया है where the aggrieved person permanently or temporary resides। permanent residence मतलब जहाँ हमेशा रह रही है, ओके, पेरेंट्स के पास। temporary मतलब कुछ टाइम के लिए हो सकता है ना, केस चल रहा है, meanwhile the girl wants to work, तो वो किसी दूसरे सिटी में अपनी जॉब कर रही है, तो जहाँ पे वो टेम्पररीली रिसाइड कर रही है, रह रही है, वहाँ पे भी वो केस फाइल कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस का अगेंस्ट हर हस्बैंड एंड द इन लॉज। ठीक है, हमने ये अपॉर्चुनिटी क्यों दिया है? बिकॉज ये जो लॉ है हमारा, ये वुमेन के फेवर के लिए है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम ये स्कोप नहीं डालते कि जहाँ वो टेम्पररी रह रही है वहाँ पे केस फाइल कर सके, तो शायद वुमेन्स इतनी हिम्मत ही नहीं करती कि अगर उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो वो अपनी वॉइस रेज करें। इसलिए हमने बहुत लीनियंसी से, जितना लीनियंट हो सका, सारे प्रोविजंस रखे हैं। ओके, फिर ये ऑर्डर्स बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक प्रोसेस थोड़ा सा बता देती हूँ। जब भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो सबसे पहले तो उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। रिपोर्ट वो जो अग्रीव्ड वुमेन है वो खुद भी कर सकती है, या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी कर सकता है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, उसको पता चलता है, उसको लगता है, शक हो रहा है कि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो वहाँ पे जाके डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाता है। एक रिपोर्ट बनाता है कि उसको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। और अगर सच में वो वुमेन जो है वो शिकार है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो वो उसको लाके शेल्टर होम में रखता है। ओके, फिर एक एप्लीकेशन जाती है मजिस्ट्रेट के पास, फिर मजिस्ट्रेट एक डेट फिक्स करते हैं हियरिंग के लिए। मीनवाइल वुमेन का ध्यान रखा जाता है शेल्टर होम में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया है, जिसको आप डिटेल में एनएलयूज में पढ़ोगे, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है हमारा, ये मैंने इंक्लूड किया है कुछ ऑर्डर्स जो एक मजिस्ट्रेट पास कर सकते हैं जब वो डील करते हैं ऐसे केसेस से। ठीक है, क्या राइट्स होते हैं वुमेन के। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑर्डर, सेक्शन 18, सेक्शन नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ओके, प्रोटेक्शन ऑर्डर मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। मजिस्ट्रेट ऐसा एक ऑर्डर पास करेगा कि ये जो वुमेन है, जो डरी हुई है, जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, अब इसके आसपास रिस्पोंडेंट मतलब उसका हस्बैंड या इन लॉज उसके आसपास नहीं आएंगे, प्रोहिबिट करेगा उनको आने से, कि शी नीड्स प्रोटेक्शन। ओके, उसके प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है एक्स्ट्रा गार्ड्स या पुलिस अथॉरिटीज़ को भी हायर करे, या मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करे कि प्रोटेक्शन मिलना चाहिए फ्रॉम इन लॉज एंड द रिस्पोंडेंट हस्बैंड। ओके, फिर रेजिडेंस ऑर्डर हो सकता है उस वुमेन के जो पेरेंट्स हैं वो उसको एक्सेप्ट ना करे, या वो वहाँ पे रहने में कंफर्टेबल नहीं हो, इन एनी केस कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में मजिस्ट्रेट एक रेजिडेंस ऑर्डर पास करेगा कि वुमेन उसी घर में, जिस घर में उसके लॉज रह रहे हैं, जहाँ उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसी घर के किसी एक एरिया में, कि यहाँ पे वो वुमेन रहेगी। रेजिडेंस ऑर्डर पास कर दिया है कि यहाँ पे आई परमिट हर टू लिव, और उस एरिया में वो हस्बैंड या उसके इन लॉज जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है, वो वहीं पे रहेगी। रेजिडेंस ऑर्डर उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटरी रिलीफ। मॉनिटरी रिलीफ मतलब कि वुमेन को ऑब्वियसली कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वुमेन वर्किंग हो। ठीक है, एंड इफ शी इज़ नॉट वर्किंग, हाउ विल शी अर्न? ओके, वो अपना ध्यान कैसे रखेगी? इसीलिए मजिस्ट्रेट मॉनिटरी रिलीफ भी दे सकता है ऐसे वुमेन्स को। हस्बैंड को डायरेक्ट कर सकता है कि आप उसको इतना कंपनसेशन देते रहो, कब तक? जब तक केस चल रहा है, पूरे टाइम के लिए ये कि आप दो उसको पेमेंट, ताकि वो अपना खर्चा निकाल सके। ओके,
देन है कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी किसकी होती है? बच्चों की होती है। तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और वहां पे उनका कोई चाइल्ड है तो टेम्परेरी कस्टडी की बात करते हैं हम इसमें 4th नंबर पे कि टेम्परेरी मजिस्ट्रेट कैन पास एन ऑर्डर कि बच्चा किसके साथ रहेगा, या अगर वुमेन के साथ है तो वो वुमेन के साथ रह रहा है उसका भी खर्चा आप दो, हस्बैंड को डायरेक्ट करेगा और हस्बैंड को बोलेगा आप बच्चे के बहाने भी मिलने नहीं आ सकते क्योंकि वुमेन को सेफ फील नहीं होता आपके साथ। ठीक है, ये कस्टडी ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट इज कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर मतलब कि वुमेन को जितना भी टॉर्चर किया है उन लोगों ने, जितना भी उसका साइकोलॉजिकल इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक अमाउंट बताता है कोर्ट कि इतना आप इसको कंपनसेट करो फॉर योर एक्ट। ओके, तो ये सारे ऑर्डर्स हो गए जो मजिस्ट्रेट कैन पास इन द केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इससे बाहर पैसेज में कुछ नहीं आएगा। फिर मैंने यहाँ पे कुछ इंक्लूड किया है सम गवर्नमेंटल स्कीम्स स्पेशली फॉर गर्ल्स। गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम्स जो सिर्फ गर्ल्स के लिए चलती है। ये थोड़ा जीके का भी पार्ट बन जाएगा और आपके लिए नॉलेजेबल भी हो जाएगा। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 का था। ये जॉइंट इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपने सुना होगा, बहुत जगह पोस्टर्स देखे होंगे और शायद कुछ पढ़ा भी होगा इसके बारे में। नेक्स्ट है वन स्टॉप सेंटर स्कीम। ये भी 2015 का था। ये निर्भया फंड जो हमने, निर्भया केस 2013 का जो था उससे हमने एक फंड बनाया था ओके उन विक्टिम्स के लिए। तो ये जो है वन स्टॉप सेंटर स्कीम वो निर्भया फंड को यूज करके वैसे ही विक्टिम्स को शेल्टर होम्स में लीगल एड, शेल्टर होम्स में रखेगा, लीगल एड प्रोवाइड करेगा, एफआईआर फाइल करने में हेल्प करेगा, ये सारी चीजें इंक्लूड करता है। नेक्स्ट है स्टेप, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। स्टेप है उसका शॉर्ट फॉर्म। ये स्कीम क्या बोलती है? टू प्रोवाइड स्किल्स दैट गिव एम्प्लॉयबिलिटी और इनेबल हर टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वुमेन के लिए ऐसी स्कीम है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाए या कुछ उसमें स्किल्स डेवलप हम कर दें जिससे वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। ओके, नेक्स्ट इज बालिका समृद्धि योजना टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू यंग गर्ल्स। ठीक है, ये जो यंग गर्ल्स हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटी वुमेन गर्ल्स हैं, उनके लिए हमने उनकी डेवलपमेंटल के लिए ये लेके आए कि उनको हम स्कॉलरशिप्स देंगे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और एनीथिंग। नेक्स्ट है सीबीएसई उड़ान स्कीम। सीबीएसई उड़ान स्कीम फॉर गर्ल इज एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑफ कोर्स सेकेंडरी एजुकेशन थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उनके टाइप से आई है ये स्कीम। The focus of this scheme is to increase the enrollment of girls in prestigious engineering and technical college। टेक्निकल फील्ड में वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उनको स्कॉलरशिप्स के लेकर आया था ये स्कीम सीबीएसई उड़ान योजना। ठीक है, तो ये तो कुछ स्कीम्स मैंने इंक्लूड करी है, ये 5 स्कीम्स। उसके सिवा काफ़ी सारी अदर स्कीम्स आर देयर। इफ़ यू आर नॉट अवेयर यू शुड सर्च एंड एटलीस्ट अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है उस स्कीम से, डू गो फॉर इट। गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे लिए लाती है बट हम उसको यूज़ नहीं करते हैं जिसकी वजह से फंड्स का एलोकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है, आई होप आपको आज डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में काफ़ी कुछ पता चला है। इस सेक्ट के बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस कर ली थी, जो ऑर्डर्स एक मजिस्ट्रेट पास कर सकता है इस सेक्ट में वो सब डिस्कस कर लिया था। इससे बाहर पैसेज में कुछ नहीं आएगा, मैंने एक पूरा क्रक्स दे दिया है। ठीक है, कीप स्टडिंग। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया हो। नाउ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द पैसेजेस। ओके, बाय, थैंक यू।